नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। सबसे पहले उस लाल डायरी की इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसने राजस्थान का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अपने जिस एक मंत्री को सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया था, वो आज विधानसभा में लाल डायरी लहराते हुए दिखे हैं। आखिर उस लाल डायरी में क्या है? क्या चुनावी साल में वो लाल डायरी कोई गोल खिलाएगी? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एमएलए को जो वो पैसे भी थे, राज्यसभा में लोगों को खरीदा वो पैसे किस निर्दलीय कितने पैसे दिए? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि हम ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। लाल डायरी राजस्थान में विधानसभा से लेकर ट्विटर तक लाल डायरी की चर्चा है। लाल डायरी ही ट्रेंड कर रही है। सवाल है, आखिर ये लाल डायरी है क्या? इस लाल डायरी में क्या राज है? क्या सचमुच लाल डायरी में राजस्थान की सियासत का काला सच दर्ज है? क्या लाल डायरी के पन्ने खुलने से बड़ा सियासी तूफान आ जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए लाल डायरी सुर्खियों में कैसे आई। दरअसल लाल डायरी और उससे जुड़े सवालों पर चर्चा तब शुरू हुई जब राजस्थान विधानसभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक डायरी लेकर पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक लाल रंग की डायरी लहराने लगे। गुढ़ा इस डायरी को सदन में टेबल करना चाहते थे। गुढ़ा के हाथ में डायरी देखकर सदन में खींचतान शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। गुढ़ा का आरोप है कांग्रेस विधायकों ने उनसे डायरी का एक हिस्सा छीन लिया। बावजूद इसके गुढ़ा का दावा है लाल डायरी का एक हिस्सा अब भी उनके पास है। लाल डायरी में कई राज हैं। डायरी की जांच हो जाए तो सरकार संकट में आ जाएगी। गुढ़ा का दावा है कांग्रेस के कई नेताओं को जेल हो सकती है। गुढ़ा का आरोप है डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का ब्यौरा है और सैकड़ों करोड़ का हिसाब। क्या उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था? इनका अनैतिक लेन देन सारा है। तो 2 नंबर में कहां किस किस को कितने पैसे दिए सारा है, और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब सवाल ये, आखिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा किस लेन देन की बात कर रहे हैं? ये मामला कब का है और क्यों इस मामले का खुलासा होने पर गहलोत संकट में फंस सकते हैं? राजेंद्र गुढ़ा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो घटना साल 2020 की है। ये वो वक्त था जब पायलट गुट ने बगावत कर दी थी और सीएम अशोक गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। राजस्थान में तब आयकर विभाग और ईडी ने 24 जगहों पर छापेमारी की। गुढ़ा बता रहे हैं उस वक्त 150 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ के घर से ये लाल डायरी निकाली थी। मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी। धर्मेंद्र जी 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल पे जाके निकाल के लाए थे हम। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि हम ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। सूत्रों के मुताबिक गुढ़ा जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं उसमें साल 2020 के सियासी घमासान और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का जिक्र है। डायरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्षी विधायकों को तोड़ने की रणनीति का जिक्र है। गुढ़ा का दावा है इस डायरी में राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हिसाब किताब भी है। डायरी में तमाम दूसरी गोपनीय राजनीतिक बातें भी दर्ज हैं। गुढ़ा से इसी साल 15 मई को जयपुर में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर में हुई जनसभा में इसका जिक्र किया था। हमारे पास सबूत है,
भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी गुढ़ा ने इस डायरी का जिक्र किया था। दिलचस्प बात यह है कि लाल डायरी का जिक्र करके जिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने राजस्थान की सियासत में सरगर्मी पैदा करती है, उनका नाम चंद महीने पहले तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों में शुमार था। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पहला चुनाव 2008 में बीएसपी के टिकट पर जीता था। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2015 में गुढ़ा फिर बीएसपी में शामिल हो गए थे। 2018 का चुनाव वो बीएसपी के टिकट पर जीते थे। सितंबर 2019 में 6 बीएसपी विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नवंबर 2021 में राजेंद्र गुढ़ा को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन गुढ़ा खुद को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने पायलट के मंच से गहलोत सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया था। हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। पिछले 1 साल से गुढ़ा पायलट के समर्थन और गहलोत के विरोध में बयानबाजी करते रहे हैं। गुढ़ा के गहलोत विरोधी बयानों के कारण चर्चा यह भी हो रही थी कि वो फिर कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हाल में ही ओवैसी के साथ गुढ़ा की मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गुढ़ा ओवैसी से अपनी मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताते हैं, लेकिन जिस अंदाज में 21 जुलाई को राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को सदन में घेरा, वो बताता है बात अब आगे बढ़ गई है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुढ़ा अब जनता के बीच जाने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी गुढ़ा के बहाने कांग्रेस और गहलोत को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। राजस्थान की सियासत में फिलहाल जिक्र लाल डायरी का है। इस लाल डायरी के बहाने आने वाले दिनों में सूबे की सियासत के अलग अलग रंग नजर आएंगे। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की, जो फिलहाल अधर में लटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल 2 दिन की रोक लगा दी है। दरअसल सर्वे इस पूरे विवाद में सबसे अहम कड़ी है। सर्वे से ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी की हकीकत आखिर क्या है। एएसआई का कैमरा मस्जिद परिसर के अंदर गया, उस कैमरे में क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। वक्त सुबह 7 बजे, जगह वाराणसी। एएसआई की
30 लोगों की टीम सुबह सुबह काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दाखिल हुई। एएसआई की टीम वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का कोना कोना खंगालने में जुट गई। ये पता लगाने के लिए कि ज्ञानवापी को लेकर किस पक्ष का दावा मजबूत है, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष का। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ये पता लगाया जाना है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू मंदिर के ढांचे के ऊपर है? क्या मस्जिद परिसर में कमल, डमरू, त्रिशूल जैसे निशान हैं? क्या मस्जिद की दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति है? ज्ञानवापी मस्जिद में 3 गुंबद कितने पुराने हैं? बहुत उम्मीद है हम लोग को, जितने पुराने मतलब पहले भी सर्वे हो चुका था, उसमें बहुत से प्रमाण मिले थे, मतलब कमल के फूल, घंटी, घड़ियाल, त्रिशूल, बहुत चीज मिले थे। और जिसका मतलब प्रमाण नहीं मिल सका, बहुत से सर्वे नहीं हो सके थे जिस जगह के, वहाँ के भी आज एएस के माध्यम से होंगे सर्वे। इधर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे चल ही रहा था, उधर दिल्ली में सर्वे को चैलेंज करती मुस्लिम पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वक्त सुबह 11:45, जगह दिल्ली। वो वक्त जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे रोक दिया जाए। ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा। हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाईकोर्ट में प्राप्त है, उसको हम उसको अवेल करते हुए हाईकोर्ट में जाएं। अब हाईकोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश वाराणसी की जिला अदालत ने दिया था, लेकिन अब आगे का आदेश हाईकोर्ट ही देगा। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर अंतरिम रोक का आदेश आने से पहले करीब 5 घंटे तक एएसआई की टीम ने मस्जिद परिसर में जगहों को चिन्हित किया, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद परिसर में किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं की गई। किसी प्रकार को जमीन को तोड़ना या जमीन तोड़ के सैंपल लेना या किसी दीवार को चोट पहुंचाना या किसी भी प्रकार के एक्सकेवेशन या ब्रेकिंग एक्टिविटी वो लागू ही नहीं की गई है। फिलहाल 26 तारीख तक वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं होगा। अब सवाल ये है कि सर्वे से क्या होगा? जवाब ये है कि सर्वे से पता चलेगा कि किस पक्ष का दावा कितना मजबूत है। सर्वे से ये होगा कि दोनों पक्षों के दावों पर पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। यही नहीं, बल्कि सर्वे से, वैज्ञानिक परीक्षण से जो सबूत सामने आएंगे वो इस मामले को आगे ले जाने में निर्णायक होंगे। सर्वे के नतीजे किस पक्ष के अनुकूल होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इससे ये पुष्टि हो जाएगी कि ज्ञानवापी मस्जिद कभी मंदिर थी या नहीं। 500 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं। बाबरी मस्जिद को तो देखा ही आपने, एक नाखुशगवार वाकया हो गया। 1991 का वर्शिप एक्ट सबको मालूम है। बिला वजह एक टेंशन पैदा करना पूरे देश के अंदर, और फिर ज्ञानवापी, उसके बाद न जाने कौन कौन सी मस्जिदें, और सब मिला के 3000 मस्जिदों के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हैं। सर्वे में क्या निकल के आएगा ये तो अभी नहीं जाहिर बातें कहा जा सकता है, लेकिन सबको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी मुसलमान कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर के किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्जा करके कभी नहीं बनाते हैं। न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए, और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। बहरहाल ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद करीब 350 बरस के बाद एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा दिख रहा है, लेकिन इससे न सिर्फ मंदिर मस्जिद विवाद का सच मालूम होगा, बल्कि राजनीति का एक नया चैप्टर खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एक पुराने मामले में हो सकती है ये सुनवाई। दोपहर 2 बजे के करीब सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट। आपको बता दें, मस्जिद कमेटी भी दाखिल कर सकती है अर्जी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। एक पुराने मामले को लेकर ये सुनवाई हो सकती है और सुनवाई 2 बजे के करीब बताई जा रही है।
और ये सुनवाई कर सकता है हाई कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कल पूरे परिसर का सर्वे हुआ, लगातार तमाम चीजें सामने आ रही है, लेकिन आज ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई कर सकता है। और देखिए, ज्ञानवापी मामले का जो होगा सो होगा, लेकिन मणिपुर वाली त्रासदी के बहाने जिस तरह का पॉलिटिकल गेम चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि असल मुद्दा पीछे छूट रहा है। सोचिए ना कि हमारे सांसदों के लिए संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस नियम के तहत चर्चा हो, यानी दर्द से ज्यादा चिंता पॉलिटिकल माइलेज की है। मणिपुर की हिंसा ने पीड़ितों को जिंदगी भर की आंसू दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली में सियासत अपना गेम देख रही है। कदम कदम पर हिंसा के निशान मौजूद हैं। सैकड़ों जिंदगियां खाक हो गईं। हिंसा की आग में आशियाने स्वाहा हो गए। मणिपुर में हिंसा की सिर्फ यादें बची हैं, डर बचा है और बचे हैं आंसू। जख्म इतने गहरे, याद करते ही आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं। कुकी और मैतेई की हिंसा में सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। जिनका सब कुछ तबाह हो गया, उनमें ये महिला भी है। 11 मई 2023 की याद भर आने से इनकी आंखों के आंसू बहने लगते हैं। शायद शाम के टाइम में 5:30 ऐसा होगा। हम लोग घर से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो रोड में जो कुकी लोग रेले से आया था, तुम लोग का घर जल गया। ऐसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पूरा घर, दुकान वगैरह सब जला दिया उन लोगों ने। फोन आया मेरे फोन में, क्या तुम्हारा हस्बैंड किडनैप हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा कुछ भी मदद नहीं किया उन। अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरे 2 बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता मैं। पूरे मणिपुर में हर तरफ तबाही के निशान मौजूद हैं। कहीं मैतेई हिंसा के जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, कहीं कुकी समुदाय पर हिंसा का आरोप है। हिंसा का जिम्मेदार कोई हो, नुकसान हर तरफ एक जैसा ही हुआ है। नुकसान ऐसा है जिसकी भरपाई ताउम्र नहीं हो सकती। 10 जुलाई को 2023 को मेरा बेटा जो है, जो गांव बस्ती है, उसको बचाने के लिए गया था, उसी समय जो शहीद हो चुका है। कम से कम 3000 से ऊपर मकान जला गया है। मणिपुर में लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने में जुटे हैं, तो दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर संग्राम हो रहा है। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले 80 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साधी है। और मैं ये डिमांड करता हूं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 को प्रयोग में लाया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हम तैयार हैं, हमारी सरकार तैयार है। हम मणिपुर के बारे में, हम राजस्थान के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में, जहां पर भी हमारे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हुआ है, उसके बारे में हम एकदम स्पष्ट रूप से तैयार हैं इसका डिबेट करने के लिए। मणिपुर पर संसद में हंगामा हो रहा है। हंगामे के कारण दोनों सदनों को 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन कार्यवाही स्थगित होने से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह को जब वो बोलने उठे तो नेचुरली ये पहली बार नहीं है कि कोई भी वेल में जाके प्रोटेस्ट करे, लेकिन आज गवर्नमेंट की मंशा ये ना किसी तरीके से इनकी बोलने का बंद करना चाहिए। बार बार हम सब लोग चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित कर रहे थे मणिपुर के बारे में। हमारी नोटिस थी 267, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या था? उनके सामने जाकर उनसे कहे। इतने लोग थे, लेकिन संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। कि ये बहुत गैर कानूनी नाइंसाफी हो रहा है
वी वांट जस्टिस। वेल में एक बार जाने का मतलब ही उसको सस्पेंशन कर दिया जाए, ये कोई रूल बुक का कहावत भी नहीं है। मणिपुर हिंसा पर सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है, लेकिन मामला तकनीकी नुक्ते पर फंसा है। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा हो, सरकार नियम 176 के तहत बहस कराना चाहती है। विपक्ष चाहता है पीएम मणिपुर पर बयान दें, वहीं सरकार कह रही है गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। विपक्ष चाहता है संसद में बहस के लिए समय सीमा तय न हो, वहीं सरकार सदन में 150 मिनट बहस के लिए तैयार है। विपक्ष बहस के बाद वोटिंग कराने की मांग कर रहा है, वहीं सरकार बहस के बाद वोटिंग को तैयार नहीं। विपक्ष सदन में सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से राजस्थान, बंगाल पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री जी को स्वयं को आकर या तो स्टेटमेंट देना चाहिए स्वयं सदन के अंदर। मणिपुर जैसे हालात किस प्रदेश में है जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया? मणिपुर में कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। तो दिल्ली में सबका ध्यान पॉलिटिकल स्कोर करने पर है, लेकिन मणिपुर के कई इलाकों में अब भी छिटपुट हिंसा हो रही है। जिन इलाकों में शांति है, वहां लोग अपनी बची हुई जिंदगी समेट रहे हैं। मणिपुर से निधि श्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, मोहब्बत का रंग जब परवान चढ़ता है तो सरहद की भी परवाह नहीं करता है। जो तरह पाकिस्तान की सीमा अपने प्रेमी से मिलने भारत आई, उसी तरह भारत की अंजू अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। कहने के लिए सीमा और अंजू की एक जैसी कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीमा अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई, अंजू वीजा लेकर पाकिस्तान गई है। वापस भी आ रही हूँ मैं, बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। मेरे मन के अंदर ये हैं पूरे सारे, अब देख लो। पाकिस्तान से आई सीमा और सचिन की मोहब्बत की चर्चा इस वक्त हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जितनी चर्चा भारत में सीमा की हो रही है, उतनी ही चर्चा पाकिस्तान में इस वक्त अंजू की हो रही है। मोहब्बत ने सरहद पार कर ली। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में भारतीय लड़की अंजू दीरे बाला पहुंच गई। जिस तरह से सचिन के प्यार में सीमा पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई, उसी तरह अंजू नसरुल्लाह के प्यार में भारत से पाकिस्तान पहुंच गई है। सीमा और अंजू के मामले में कई समानताएं हैं। सीमा और सचिन का प्यार पबजी के खेल से शुरू हुआ तो अंजू की मोहब्बत फेसबुक से परवान चढ़ी। सीमा सचिन से 6 साल बड़ी है तो अंजू भी नसरुल्लाह से 6 साल बड़ी है और दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन दोनों में जितनी समानताएं हैं, उतनी ही दोनों की कहानी अलग है। सीमा सचिन से मिलने के लिए पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई तो अंजू लीगल तरीके से वीजा की प्रक्रिया पूरी करके पाकिस्तान गई है। अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई है। सीमा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आई है, अंजू अपने बच्चों को भारत में ही छोड़कर गई है। सीमा दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अंजू सगाई के 3 से 4 दिन में वापस आने की बात कह रही है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। सीमा के भारत आने के तरीके को संदेह के रूप में देखा जा रहा है तो अंजू पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को कोई शक नहीं। सीमा के साथ सिर्फ सचिन के गांव वाले खड़े हैं।
जबकि अंजू को पूरे पाकिस्तान ने पख्तूनों की बहू मान लिया है। दीरबाला से खबर है कि भारत से अंजू नामी लड़की खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीरबाला पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि भारतीय खातून अंजू की पाकिस्तान के 29 साला नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। डीपीओ अपर दीर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अंजू कानूनी तौर पर विजिट वीजे पर पाकिस्तान आई है। सीमा की कहानी उलझी हुई है, जबकि पाकिस्तान गई अंजू की पानी की तरह एकदम साफ दिखाई देती है, क्योंकि 5वीं पास सीमा बेबाकी से जवाब तो देती है, लेकिन जैसे ही फंसती है अपने आंसुओं को अपनी ढाल बना लेती है। जो पंजाबी या दूसरी है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी कि उनका मुझे पता नहीं। मैं सिंध से रहने वाली हूँ, बलोच से हूँ, बलोच कबीले से हूँ, तो वहाँ औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं है। तो यहाँ पे खुल के बहुत इज्जत मिल रही है मुझे। लेकिन जिस तरह से अंजू पाकिस्तान गई है, उससे अंजू के परिवार वालों में हड़कंप मच गया है। अंजू के पति को विश्वास नहीं हो रहा अंजू पाकिस्तान में है। मैं तो घूमने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरी बात हुई थी, कहाँ जाना है? जयपुर के लिए 3-4 दिन हो गए सर। अंजू की शादी 2007 में बलिया के रहने वाले अरविंद से हुई थी। बाद में दोनों राजस्थान के भिवाड़ी में रहने लगे, जहां दोनों एक प्राइवेट कंपनी में साथ काम करते थे। अंजू के 2 बच्चे हैं, लेकिन अंजू पाकिस्तान जा रही है, ये बात ना अंजू ने अपने पति को बताई और ना ही बच्चों को। पाकिस्तान गई अंजू का यूपी के जालौन से खास रिश्ता है। अंजू के जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई सब जालौन के माधवगढ़ तहसील में ही हुई। अंजू के मामा रोशन लाल वर्मा बताते हैं, अंजू के माता पिता ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन इसके बाद भी अंजू और उसके परिवार का ननिहाल में आना जाना लगा रहता था। दिमाग में क्या, ये तो उनके हस्बैंड या उनके बच्चों को या उनके मामा है या उनकी मामी है या उनकी नानी है, उनको ज्यादातर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उनका ज्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है और ना हमारा कोई ज्यादा आना जाना है। सुनने में आता है, घर वाले कहते हैं कि हाँ अंजू का जन्म यही हुआ था, मगर उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी यहाँ पे। मुझे इसके बारे में आगे कुछ पता नहीं। पाकिस्तान पहुंची अंजू अब सुर्खियों में है। अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंची अंजू का जालौन से गहरा रिश्ता है। आपको बता दें कि अंजू का ननिहाल जालौन के माधोगढ़ तहसील के ग्राम कैलोर में है। वर्तमान में हम मौजूद हैं कैलोर ग्राम में। आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये अंजू का ननिहाल है। यहीं पर अंजू का जन्म हुआ, यहीं पर वो रहती थी, खेलती कूदती थी, साथ ही उन्होंने यहीं पर रहकर पढ़ाई भी की है। पाकिस्तान में अंजू का दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। अपने प्रेमी नसरुल्लाह से सगाई कर अंजू जल्द भारत लौटने की बात कह रही है, लेकिन पुलिस अंजू के मामले को गंभीरता से ले रही है। भिवाड़ी पुलिस ने अंजू के पति अरविंद के उस फोन को जब्त कर लिया है, जिस पर अंजू ने लाहौर से उसे फोन किया था। ये भिवाड़ी में रह रही है और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है, और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। वहीं इन सब के बीच अंजू का एक और वीडियो सामने आया है, जो अंजू ने वाघा बॉर्डर पर सीमा पार करने से पहले बनाया था। इस वीडियो से पता चलता है अंजू पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के रास्ते गई, लेकिन यहाँ अंजू की कहानी में ज्यादा पेच नहीं है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी हर दिन एक नया मोड़ लेती जा रही है, जिसे देखते हुए नोएडा पुलिस ने सीमा की जांच अब और ज्यादा तेज कर दी है। पुलिस ने सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र, सीमा के बच्चों के पासपोर्ट और सभी बरामद दस्तावेज पाकिस्तानी एम्बेसी को भेज दिए हैं। सीमा का सच क्या है? क्या सीमा सच कह रही है? सीमा क्या वाकई 5वीं क्लास तक पढ़ी है? सचिन के लिए उसका प्यार फरेब तो नहीं है? इस बात की पुष्टि पाकिस्तान को ही करनी है। इसके साथ ही पुलिस ने सचिन और सीमा हैदर की निशानदेही पर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। रविवार को एटीएस और नोएडा पुलिस सचिन को लेकर बुलंदशहर पहुंची थी, जहां सचिन की बुआ और फूफा रहते हैं। आरोप यह है कि सचिन का फुफेरा भाई विनय बुलंदशहर के अहगमतगढ़ में जन सेवा केंद्र चलाता है। इसी जन सेवा केंद्र में सीमा का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। पुलिस ने जन सेवा केंद्र से कई दस्तावेज और एक लैपटॉप जब्त किया है और जन सेवा केंद्र संचालक पवन मीणा और पुष्पेंद्र को भी हिरासत में ले लिया।
जब पुलिस पूछताछ करने बुलंदशहर पहुंची तब उसके साथ सचिन भी मौजूद था। दरअसल बिना वीजा के पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर के 40 दिन तक छुप कर रहने और फर्जी ढंग से आधार कार्ड बनवाने का खुलासा होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। सचिन और सीमा को लेकर एक खुलासा ये भी हुआ है कि नेपाल पहुंचने के बाद सीमा ने कभी अपना पूरा नाम नहीं बताया, जिसके चलते वो किसी की नजर में नहीं आई। मतलब एक तरफ सीमा हैदर है जिस पर शक है, संदेह गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ अंजू है जो गई तो लीगल तरीके से है लेकिन लौट कर आएगी तो पूछताछ उससे भी होगी। देखिए अब एक हैरान करने वाली खबर नोएडा से आ रही है। यहाँ पर एक शख्स को चूहा मारने पर जेल हो गई है। जी हाँ, मामला नोएडा के सेक्टर 66 के मामूरा इलाके का है। यहाँ चूहे को कई बार बाइक से कुचल कर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। एक शख्स जिसका नाम जल्लाद खान बताया जा रहा है, वो अपनी बाइक से चूहे को कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से वो बाइक को आगे और पीछे बार कर रहा है, जिससे वो चूहा कुचल गया। वायरल वीडियो के संज्ञान पर नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया है और आरोपी जल्लाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर एक बाइक सवार ने चूहे को कुचल कर मार डाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से वो बाइक को बार आगे और पीछे करता है और जिससे वो चूहा कुचल जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में संजय सिंह का धरना अभी भी जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता भी रहे मौजूद, संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ दे रहे हैं धरना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड हो गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह ने तस्वीर भी ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में संजय सिंह का धरना लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे इस प्रदर्शन में। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ दे रहे हैं वो धरना। और आपको बता दें कि संजय सिंह राज्यसभा में हंगामा करते हुए सस्पेंड हो गए थे। देखिए, संजय सिंह ने तस्वीर भी ट्वीट कर ये हमला बोला है और साथ में उन्होंने लिखा भी है कि हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। तो आप सुन सकते हैं किस तरह से ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद है और आप ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। इनके नारे सुन सकते हैं आप किस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता भी इसमें मौजूद है। संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ धरना दे रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा में हंगामा करने पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो संजय सिंह ने तस्वीर भी ट्वीट करी है। उन्होंने लिखा है कि हर रात की सुबह होती है, संसद का परिसर, बापू की प्रतिमा, मणिपुर को न्याय दो। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय सिंह पर कार्रवाई और धरने से लड़ाई, संसद पर एक्शन, एकजुटता हुआ इंडिया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन हो रहा है।